नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। अब से कुछ ही देर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात मानी जा रही है। ये मुलाकात इसलिए बेहद अहम है क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते में दरार को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर संघ के विचारकों के बयान को नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आरएसएस ने बयान को लेकर अपना रुख साफ किया, लेकिन उससे कयासों का दौर नहीं थमा। योगी और भागवत की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मुलाकात को बीजेपी के एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में लौटने का पहला कदम माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के अकेले बहुमत ना पाने में सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश का रहा है, जहां सीटें बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी खुद अपनी 29 सीटें गंवा बैठी। यूपी में डबल इंजन नहीं चल पाया तो हाल के बाद कलह भी सतह पर आ गई है। पार्टी के नेता भितरघात के आरोप लगा रहे हैं, अति आत्मविश्वास को हार की वजह बता रहे हैं। तो यूपी में मिली हार से सबसे बड़ा झटका हिंदुत्व के नैरेटिव को लगा है, क्योंकि राम मंदिर बनवाकर भी बीजेपी अयोध्या में ही हार गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर योगी की संघ प्रमुख के साथ चर्चा हो सकती है। वहीं विपक्ष भी संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस दोनों को एक ही सिक्के का दो पहलू बता रही है। तो आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस में पोजीशन की लड़ाई चल रही है। इस बीच यूपी बीजेपी में भी चुनाव में प्रदर्शन पर चर्चा जारी है। पार्टी ने नंबर गेम में पिछड़ने की वजह का पता लगाने के लिए टीम 40 बनाई है, जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। करेंगे इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मर्यादा का पालन करके जो चलता है उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। इंद्रेश जी ने जिन्हें घमंडी बताया था आज वो पलट रहे हैं अपने बयान से, तो पलट जाए। उससे उनके राष्ट्रीय चरित्र का पता लगता है कि देश के प्रति इतना समर्पित है। He did not directly talk to BJP. He was talking generally. We will respect his words. We will follow his words. भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है। 293 का बहुमत नहीं दिख रहा है, 240 भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये नहीं दिख रहा है। 99 भी नहीं दिख रहा है। तो हे प्रभु, थोड़ा कृपा करिए इन लोग पर। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं, आगे कल क्या बोलेंगे, कुछ कहना मुश्किल है। ये सब इन सब चीज़ों के पीछे उन लोगों की राजनीति होती है। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की गोरखपुर में मुलाकात होनी है, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। प्रोफेसर संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, आपका बहुत स्वागत है। ए.के. वाजपेयी जी, एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉली शर्मा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी है, डॉली जी आपका भी स्वागत है। पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जी आपका भी स्वागत है। डी.के. दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रोफेसर संगीत रागी जी आपसे ही है। योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख के बीच ये जो मुलाकात होनी है, इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, और क्या इस मुलाकात में आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई हैं उसको लेकर चर्चा होगी, कोई समीक्षा होगी? मैं यहीं से पहले शुरू कर दूं कि जितना मैं संघ को जानता हूं,
उसमें समीक्षा जैसी कोई बात नहीं होने वाली है। आप लोग बहुत ज़्यादा राजनीति इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि संघ प्रमुख सामान्यतया इन सब चीज़ों के राजनीतिक बातों में पड़ते नहीं है, ऐसी बातें वो करते भी नहीं हैं। और जो पिछले दिनों का उनका प्रबोधन था स्वयंसेवकों को लेकर के, उसको भी हम पहले दिन से कह रहे थे कि देखिए, कई बार होते हैं कि जब ऐसे बड़े लोग बोलते हैं तो किसी व्यक्ति, कोई संगठन या ऐसा कोई व्यक्ति उनके निशाने पर नहीं होता है। वो एक लार्जर फ्रेमवर्क की बात करते हैं और उस फ्रेमवर्क में हर कोई अपना मूल्यांकन कर सकता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि 1.5 लाखों सेवा के प्रकल्प हैं। संघ के कोई 69-70 आनुषांगिक संगठन हैं और जितने संगठन हैं सबके सेवा प्रकल्प हैं। वनवासी कल्याण आश्रम है तो 44,000 गांव में काम करता है, सेवा भारती है, सेवा इंटरनेशनल है, जिसका भी आप नाम ले, सेवा प्रकल्प जरूर जुड़ा हुआ है। और संघ समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, शिक्षक जीवन हो, जहां संघ आज के दिन में काम नहीं करता है। और स्वयंसेवक उसी भावना से काम करता है जी। अब रही बात कि क्या इस मीटिंग में राजनीतिक चर्चा होगी। देखिए, जो गोरखपुर है वो महाराज जी का भी केंद्र है, संघ प्रमुख वहां आए हैं, तो मुझे लगता है ये मात्र एक शिष्टाचार मिलन है। उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन आप इसे समझे कि राजनीतिक समीक्षा होगी, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पर वो बात करेंगे, कहां हम हार गए, कहां हम चुनाव जीत गए। मुझे लगता है ये जो संगीत रागी जी का मानना है कि एक शिष्टाचार भेंट होगी। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए। अनुराग जी, आप किस तरह से देखते हैं योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की इस मुलाकात को? देखिए, हम समाजवादी लोगों का तो मकसद साफ है कि हम जनता के मुद्दों पे बात करेंगे। कौन किससे मिलता है, कौन किससे नहीं मिलता है, ये मेरा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो युवा है, हमारा जो छात्र है, हमारे जो आम जनता है, उनके हक की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकार उनके हक की बात कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उनके हक की बात नहीं करेगी तो हम सत्ता को कहेंगे भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप महंगाई कम कीजिए, क्योंकि जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। जनता ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। वो दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेगी, मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला। ये जनता के मुद्दे नहीं है। जनता का मुद्दा है कि भैया हमारी एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसान पूछता है। हमारी इनकम दोगुनी होगी कि नहीं होगी। माँ इस बात का इंतजार करती है कि मेरे बेटे ने बीए एमए कर लिया, पीएचडी भी कर ली और उसने नेट क्वालिफाई भी कर लिया, अब उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इसकी चिंता करती है माँ। उसकी बात करो ना आप। वो इसकी चिंता करती है कि भैया यहाँ पे कोई बीएचयू जैसी घटना ना हो पाए, वो चिंता करती है हथरस जैसी बात ना हो पाए, वो चिंता करती है कि मणिपुर जैसी घटनाएं हमारे देश के अंदर में ना हो। इस मुद्दों पर लेकर जनता अपनी बात करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर, मैंने पहले भी बोला था, इंडिया गठबंधन ही बनाया था हम लोगों ने मुद्दों को लेकर। जनता के मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, जनता के मुद्दों की मांग करेंगे, यही राष्ट्र का मुद्दा है। इस मुद्दों पे हम अग्निवीर हमारा मुद्दा है कि अग्निवीर योजना, अग्निवीर मेरा मुद्दा है क्योंकि आप 5 साल, एक तो 2 सेकंड और नहीं, आप 5 साल की नौकरी तो एक लोकसभा का सदस्य लेगा, 6 साल का आप राज्यसभा को देंगे, लेकिन जो वोटर है आपको वोट देता है, उनके बच्चों को उनको आप मात्र 4 साल की नौकरी देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। चलिए अनुराग जी देखिए, 6 साल के लिए। अनुराग जी एक सवाल है। देखिए, मैंने आपको पूरा सुना, सारे दर्शकों ने भी आपको सुना। मेरा आपसे सवाल यह है कि मान लीजिए अगर बीजेपी या संघ समीक्षा करती है तो समीक्षा तो आप लोगों को भी करनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को भी करनी चाहिए कि क्यों नहीं आप सरकार बना पाए। वो तो आज सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी समीक्षा कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन भी समीक्षा कर रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन दिन रात एक ही बात करता है कि जनता के मुद्दों को कैसे हम तो फिर क्यों नहीं सरकार में आ पाए अनुराग भदौरिया जी? अरे तो मैं कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लाके भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए बोलने पे मजबूर हो गई। तो इसे आप जीत मान रहे हैं अपनी? आप इसे इंडिया गठबंधन की जीत मान रहे हैं?
अरे बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, उसको सत्ता से जाने सत्ता से में रोकना, है और अनुराग जी, उसको सत्ता में है बीजेपी बीजेपी का सारा एनडीए गठबंधन, एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से है और एनडीए गठबंधन, अरे एनडीए गठबंधन है, मैं बोल तो रहा हूं, एनडीए गठबंधन आज है और एनडीए गठबंधन मजबूर होगा। हमने जो वादे किए जनता से, चलिए हमारे साथ यहाँ पर AK वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं, वापस होनी पड़ेगी। जी AK वाजपेयी जी, आपसे भी यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आज जो संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, क्या इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा होगी? आपको क्या लगता है? और क्या हार जो हुई है उत्तर प्रदेश में, उस मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे? देखिए विशाल जी, जहां तक आरएसएस का सवाल है, हमें ये कहने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे कि आरएसएस से कभी हमारा संपर्क रहा नहीं। 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी तरह का संपर्क नहीं पड़ा। आरएसएस के बारे में हम एक बात जानते हैं कि आरएसएस जो है, इको बहुत आ रहा है, इको बहुत ज्यादा है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश में गरीब गुरबा लोग हैं उनके उत्थान के लिए सदियों से काम करता आ रहा है, शायद 100 साल पूरे होने वाले हैं उनका। और बीजेपी उनका एक राजनीतिक संगठन है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, या जो स्टेटमेंट पिछले 2 दिनों में आई, जब स्टेटमेंट का सवाल है, देखिए हमारा तजुर्बा तो बीजेपी के साथ काम करके ये रहा है कि मोदी जी से अहंकार को लिंक करना, ये हमको नहीं लगता ठीक बात है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई लेक्चर दे रहे थे, उसमें तरह तरह की बातें उन्होंने की हैं, वो वहीं तक कन्फाइन था, लेकिन विपक्षी दल उसको लिंक कर रहे हैं मोदी जी के अहंकार से। तो हमारी पार्टी का मानना बड़ा साफ है, पिछले 10 सालों में किसी तरह का कोई अहंकारी बात मोदी जी में या बीजेपी के अन्य नेताओं में हमने कभी नहीं देखी है। याद करिए 2019 में, 14 में याद करिए, 14 में 282 थी, इनको जरूरत नहीं थी हमारी, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कैबिनेट मंत्री बाकायदा बनाया। 19 में फिर आइए 303 सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने गठबंधन धर्म को निभाया और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बाकायदा मंत्री बनाया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जब पार्टियां काम करती हैं तो विचार विमर्श तो होगा, हार का भी होगा, जीत का भी होगा। चलिए हमारे साथ डॉली शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। डॉली शर्मा जी, देखिए अगर बीजेपी या संघ समीक्षा कर रही है तो वो अपने मुद्दों पे कर रही है, क्यों, कहां पर कम रह गए, कहां पर ज्यादा रह गए? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी समीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी का तो मुझे वो बयान याद आ रहा है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये वो हर रैली में बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली। आप लोग समीक्षा कब करेंगे? देखिए कितने दिन रहेंगे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों की उनका वर्किंग स्टाइल है वो सबने देखा है। और अभी यहाँ पर एक प्रवक्ता बैठकर कह रहे थे कि वो बड़ा सम्मान, उन्होंने कभी किसी घटक दल को, अपने साथी दल को सम्मान दिया ही नहीं, क्योंकि संसद में जिस तरीके से खड़े होकर छाती ठोक ठोक कर वो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। तो यही तो मोहन भागवत जी ने भी कहा। मोहन भागवत जी ने सीधा कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी का एक अकेला अभियान जो है, उन्होंने ये कहते हुए कहा कि यह मैंने किया है का अहंकार ना पाले कोई, मणिपुर भी जाए कोई। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, ये जो आईना उन्होंने दिखाने का काम किया है, लगातार बताया गया है, तो ये साफ बताता है कि लोग उनके वर्किंग स्टाइल से असंतुष्ट हैं। और ये कितने दिन चलेगा ये भी कोई भरोसे वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्हें अकेले काम करने की आदत है, उन्हें लोगों को साथ लेकर काम करने की आदत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पीछे उन्हें कई दलों ने छोड़ा था पिछली गवर्नमेंट में, ये भी इस बात का एक क्लियर कट सबूत है कि ये अब कितने दिन चलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल देश में बन चुका है। जवाब दिया, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि आप लोग कब समीक्षा करेंगे? मध्य प्रदेश में सबकी सब आप हार गए, इस तरह से कैसे? आप सरकार में नहीं है, देखिए आप इस चीज को स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एन केन प्रकार चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके तोड़ने का काम करती है, और कोई दल भी कर सकता था, लेकिन किसी ने भी नहीं ये सोचा, और सबने सोचा कि ये सरकार बनी है तो ठीक है चले। लेकिन आप जो कांग्रेस पार्टी की समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि एक मीटिंग ऑलरेडी
हमारे कांग्रेस के मुख्यालय पर पूरे देश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष इकट्ठे हुए, राहुल गांधी जी उस मीटिंग में रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस मीटिंग में रहे, उस मीटिंग में हमारे संगठन प्रभारी महासचिव रहे। तो एक मीटिंग ऑलरेडी उस पर हो चुकी है, यह आपको भी जानकारी में है। और कांग्रेस पार्टी अपनी समीक्षा अपने तरीके से कर रही है, लगातार हमारी बैठकें चली हैं और हमें कहां क्या चेंजेस संगठन में करने हैं वो भी हम करेंगे और कर रहे हैं। चलिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीके दुबे जी ऐसा बड़ा सवाल है। आपने हमारी मीटिंग्स की भी फुटेज देखी होंगी। चलिए, वो तो अभी और आगे पता चलेगा कि किस तरह से क्या समीक्षा आप लोगों ने की है। डीके दुबे जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि इस मीटिंग के मायने क्या माने जाएं योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की? विशाल जी, इस मीटिंग के मायने सिर्फ इतने हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी देश में एक समविचार संगठनों के लिए भी, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास अगर गोरक्ष में हुआ है और मुख्यमंत्री जी गोरक्ष से हैं, तो ये शिष्टाचार भेंट होती। मैं कहता हूं अगर अखिलेश यादव जी होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वो पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलने जाते तो उसके क्या मतलब लगाए जाते? वो मुख्यमंत्री हैं और पूजनीय सरसंघ चालक जी एक समाज का, एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी शिष्टाचार भेंट है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। कोई भी एक चीज और, डीके दुबे जी, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कोई राजनीतिक वार्ता करेंगे इस मुलाकात में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक वार्ता करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म होता है। अभी समन्वय बैठक होगी, आपको ये तो ज्ञान में आ गया होगा कि एक महीने बैठक होने वाली है। समन्वय बैठक में जितने समविचार संगठन हैं वो सारे बैठेंगे और अपनी अपनी बात वहां पर पूर्ण रूप से करेंगे। तो उसके लिए अलग से एक बैठक होती है, इसलिए ये अभी इस पे बात होगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी डे टू डे की किसी भी राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको याद होगा कि देश भर में जो प्रबुद्ध जन हैं, जो देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उन सभी संगठनों से संघ मिलता है। कभी गांधी जी को भी संघ ने बुलाया था अपने कार्यक्रम में और कभी डॉक्टर अंबेडकर को भी बुलाया था। ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब योगी जी से मिल रहे हैं इसलिए ऐसा है। संघ का ये अपनी वर्किंग स्टाइल है और इस वर्किंग में जो कोई भी प्रतिनिधित्व करता है और संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलना चाहता है वो उससे भेंट करते हैं, भले ही 5 मिनट की। पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी, यही सवाल आपसे है, आपके नजरिए से इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्योंकि आपने राजनीति को बहुत कवर किया हुआ है। यह मुलाकात सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है या जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं उसके संदर्भ में इस मुलाकात को जोड़कर देखा जाए? सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। सामान्य शिष्टाचार मुलाकात अगर है तो बिहारी का एक दोहा है कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच संकेतों में बिना बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए इस शिष्टाचार मुलाकात में मुझे लगता है कि ये बातचीत होगी कि पिछले 10 वर्ष में राजनीतिक शिष्टाचार विपक्ष के प्रति तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों के प्रति भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह उसका निर्वाह क्यों नहीं किया। क्या आपको लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के मुंह से अहंकार जैसा शब्द ऐसे ही निकला होगा? ये जो आरएसएस और बीजेपी के बीच खटपट है ये आज से नहीं चल रही है। मैं आपको जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 2015 में जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ था तो मोहन भागवत जी ने सारे मंत्रियों को रिपोर्ट लेकर अपने अपने मंत्रालय की मध्यांचल, जो मध्य प्रदेश सरकार का दिल्ली में राजकीय भवन है, वहां बुलाया था। 3 दिन बैठक चली और उसमें आरएसएस के 15 सहयोगी संगठनों के प्रमुख भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी कहा गया कि वे आए। वे शुरू में आनाकानी कर रहे थे लेकिन तीसरे दिन उनको भी जाना पड़ा। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी बदली, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि 2016 उस वक्त कहा गया था कि ये सालाना समीक्षा बैठक हुआ करेगी, लेकिन 2016 के बाद 15 के बाद 2016 से फिर वो नहीं हुई। आपको याद होगा कि 2018 की फरवरी में प्रधानमंत्री ने संसद में जब कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा हूं,
तो उसके चंद हफ्तों बाद ही अप्रैल की शुरुआत में संघ प्रमुख ने पूना में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में कह दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसे नारे राजनीतिक जुमले हैं और यह संघ की भाषा नहीं है। हम किसी को छाटने की भाषा का मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी से जवाब लेता हूँ। मुझे 10 सेकंड और दीजिए। 2 साल पहले 2022 के जून के पहले हफ्ते में नागपुर में आरएसएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। तब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देश भर में बहुत जोरों पर था। उसमें भागवत जी ने प्रशिक्षण शिविर में खुल के कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है। ज्ञानवापी मामले में अदालत का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने कहा कि रोज एक नया मामला क्यों निकालना, हमको झगड़ा नहीं बढ़ाना। संगीत रागी जी क्यों देखना। संगीत रागी जी, पंकज शर्मा का ये कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर यह शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो सकती है। देखिए, चूंकि पत्रकार लोग, मैं पंकज भाई का बड़ा सम्मान करते हुए बोल रहा हूँ, जब आप राजनीति में राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति खाते हैं, राजनीति उगलेंगे भी, आप उससे बाहर नहीं जाते हैं। होता क्या है कि जब हम खूंटे से बांध लेते हैं तो हमारी एक चौहद्दी तय हो जाती है, हम उसी चौहद्दी के बीच में घूमते रहते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो राजनीति खाते भी हैं, राजनीति पीते भी हैं और राजनीति उगलते भी हैं, उससे बाहर वो देख नहीं सकते हैं। संघ, बार बार ये कहा गया है कि संघ कभी भी राजनीतिक गतिविधियों में, प्रतिदैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं करता है। और जो संबोधन भी है, ये संघ का स्टाइल ही नहीं है, संघ का तरीका ही नहीं है। और ये आप जरा प्रतिपक्ष और विपक्ष की बात आप करने लगें तो ये ममता बनर्जी पर लागू क्यों नहीं होता है? बंगाल के अंदर चुनाव के बाद जिस प्रकार से हजारों हिंदू लोग गांव छोड़ करके भाग गए, पंचायत चुनाव के बाद गांव छोड़ करके भाग गए थे, पिछली विधानसभा चुनाव के बाद भाग गए थे, आज विधानसभा चुनाव के बाद, आज लोकसभा चुनाव के बाद भाग रहे हैं, तो ये कौन सा है? क्या उनको ये अपने ऊपर कसौटी करके नहीं देख सकते कि पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है? क्या उनके लिए ये नसीहत नहीं है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोगों के लिए, कि एक चुनी हुई सरकार के प्रति सामान्य शिष्टाचार, संस्कार का आचरण वो नहीं कर रहे हैं, उनको बधाई संदेश तक नहीं देते हैं? तो ये इटली के फांसीवाद में तो होता है, भारतीय लोकतंत्र में तो नहीं ऐसा होता है। ये उनके लिए सबक नहीं है क्या? मणिपुर के अंदर 250 से ज्यादा चर्च जले हैं, लेकिन 17 टेंपल भी जले हैं। मणिपुर में माचिस किसने लगाया? क्या क्रिश्चियन चर्च ने की भूमिका क्या है मणिपुर के अंदर? यदि मैतेई हिंदुओं को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, जो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, उनको यदि ट्राइब की दी जाती तो चर्च को इसमें आग लगवाने की क्या भूमिका थी? कांग्रेस पार्टी उसके साथ क्यों खड़ी हो जाती है? मैं जवाब दे दूं। तो ये सारे, ऐसा नहीं है कि यदि वो मणिपुर की हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कोई आरोप लगा। चलिए मैं जवाब लेता हूं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर संभलना चाहिए, इस प्रकार की चीजें इस देश में नहीं होनी चाहिए। जवाब एक 10 सेकंड और दीजिए। काशी विश्वनाथ को लेकर के ये बात सही है। अयोध्या आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा कि अयोध्या आंदोलन संघ ने चलाया था, लेकिन बाकियों पर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जवाब दे दूं। क्या मुस्लिम समाज अदालत की चीजों को मानने के लिए तैयार है? चलिए मैं जवाब लेता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी ये आज के दिन में कहने के लिए तैयार है या विपक्षी कहने के लिए तैयार है? अनुराग भदौरिया जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, दे दिया जाना चाहिए। भदौरिया साहब, संगीत रागी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अगर हम सामान्य शिष्टाचार की बात करें तो जब नई सरकार का गठन हुआ तो विपक्ष के नेताओं को भी बधाई देनी चाहिए थी। क्या यहां पर शिष्टाचार विपक्ष भूल गया? देखिए, शिष्टाचार सत्ता पक्ष के पास कहां है, आप बता दीजिए मुझे। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती? उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई और इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने बधाई दी? यहां तो शिष्टाचार में कोई लोकसभा एमपी भी जीत जाता है तो हम पोजीशन अपोजिशन वाले जो भी होते हैं बधाई देते हैं जीतने की। क्या उन्होंने विपक्ष को बधाई दी?
कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी को बधाई देने की कोशिश की क्या? बिल्कुल दिया। आप किसी को कोई बधाई नहीं देंगे, सब कुछ आपको चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दिया। इनको चुप कराइए, एक रागी साहब मैं आपका काउंटर लूंगा। अनुराग भदौरिया जी की बात पूरी चुप कराइए। भदौरिया साहब आपकी बात। इसीलिए कहते हैं कि देखिए ये कहते हैं अपने आप को प्रोफेसर हैं। ये कैसे? नहीं, भदौरिया साहब देखिए मुद्दे पर रहिए, भदौरिया साहब मुद्दे पर रहिए, पर्सनल जो अपने आप मुद्दे पर रहिए। भदौरिया जी आप अपनी बात पूरी करिए। ऐसा प्रोफेसर, अरे मेरी बात होने दीजिए ना, अरे हाँ। उसी में मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसा प्रोफेसर जो बच्चों को क्या सिखाएगा? प्रोफेसर बार बार हिंदू, मुस्लिम, चर्च, मस्जिद, मंदिर की बात करता है। बताओ, प्रोफेसर है ये? हिंदुस्तान में कोई प्रोफेसर ऐसी बात नहीं करेगा, वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करेगा। अभी मणिपुर की बात बता रहे थे प्रोफेसर साहब, मणिपुर में भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे। कमाल के महाराज, कैसे प्रोफेसर हैं आप? अरे आप माने सत्ता पक्ष को दोषी नहीं ठहराते आप, तो आपके प्रोफेसर होने पे मुझे शक होता है कि आप जैसे प्रोफेसर अगर होंगे तो हिंदुस्तान में तो आप अजीब सी बात करने लगेंगे। अरे अयोध्या आप हार गए, क्यों हारे आप अयोध्या? क्योंकि प्रभु राम ने देखा कि आप प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं करते, आप इंसानियत की बात नहीं करते, आप मानवता की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते, समाज को जोड़ने की बात नहीं करते, आप उनके बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर बात नहीं करते, इसलिए आपको हरा दिया। फिर भी आप उससे हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई में पड़े हुए। अरे प्रभु छोड़िए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबका समान आदर है। और कहते हो मैं प्रोफेसर हूं। भैया ऐसा प्रोफेसर तो नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। दूसरी बात, जहां तक हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि सब कुछ उसको मिले, विपक्ष को कोई सम्मान नहीं, विपक्ष का कोई अधिकार नहीं। अगर विपक्ष पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाएगा तो आप उसको सबको सस्पेंड कर देते हो, 150 सांसदों को आप सस्पेंड कर देते हो। आप लोकतंत्र में यकीन कहां करते हो? अगर आप कोई बिल पास कराना चाहते हो तो बिना विपक्ष के, आप बिना बहस के बिल पास कर देते हैं आप। आपको याद होगा कि इन्होंने किसान बिल लेके आए थे, विपक्ष विरोध करा था, मत लेके आइए, ये किसानों के हित में नहीं है। बाद में किसान 1 साल तक धरने पे बैठा ना। चलिए मैं जवाब लेता हूं भदौरिया जी। उसके बाद आपने बिल वापस किया, तो विपक्ष का सम्मान तो कीजिए। विपक्ष का सम्मान आप कब? चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। आपने संगीत रागी जी अपना सम्मान भी नहीं चाहता, विपक्ष तो जनता का सम्मान चाहता है। चलिए संगीत रागी जी जवाब दीजिए। बात कर रहा है, जनता के अधिकार की बात कर रहा है, तो मेरी बात भी तो सुनिए ना। सब कुछ आपको ही चाहिए क्या? विपक्ष को, सत्ता को, जनता को? अच्छा भदौरिया जी, आपकी सारी बातें सुनिए, अब आपकी बातों का जवाब मैं संगीत रागी जी से लेता हूं। आपकी बातें सुनी गई, अब संगीत रागी जी जवाब देंगे। प्रभु उनसे मत लीजिए, अरे प्रभु उनसे मत लीजिए। अरे सुन तो लीजिए भदौरिया जी, अब आप ये थोड़ी तय करेंगे कि जवाब दे या न दे। अरे मत लीजिए उनसे, उनके पास जवाब नहीं है। अरे उनके भदौरिया साहब सुन तो लीजिए, ये प्रोफेसर है, बताओ, हमारे भी प्रोफेसर। अच्छा चलिए अनुराग जी जवाब आने दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी जी बोलते खबरदार अगर इस तरह की बातें क्लास के अंदर में की, बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? अच्छा भदौरिया साहब जवाब आने दीजिए। ऐसे प्रोफेसर है ये, बताइए आप। चलिए भदौरिया साहब देखिए जवाब आने, संगीत रागी जी। ये नफरत की राजनीति करने वाले प्रोफेसर। भदौरिया साहब आपकी बारी हो गई, अब आप रागी साहब जी। अरे आप उनसे जवाब मत मांगिए। भदौरिया साहब ये आप नहीं तय करेंगे, भदौरिया साहब ये आप नहीं तय करेंगे मैं किससे जवाब लूंगा, ये आप नहीं तय करेंगे। मुझे जवाब लेने दीजिए, आपने आरोप लगाए हैं उनका जवाब आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कीजिए। रागी साहब आ जाइएगा। देखिए आज अनुराग भदौरिया जो है, लगता है अखिलेश यादव के साथ सुबह सुबह क्रिकेट खेल करके आए हैं, इसलिए उसको ऊर्जा का संचार बहुत बड़ा हुआ है, या अपने घोड़े को सहला उला करके आए हैं, इसलिए आज उनके बहुत ताकत के साथ, बात किसी को नहीं बोलने देंगे, मुद्दे पर आते हैं। जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि ये ठीक है, मणिपुर पे बात हो, महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, लेकिन ये मत मानिए कि आपका जो चुनाव का मैंडेट मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी और आप कह रहे थे कि क्वीटो छोड़ करके बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तो नहीं है कि आपने हरा दिया, पूरी तरीके से हरा दिया। अखिलेश यादव तो कहते थे बनारस छोड़कर बाकी हम सारी सीटें जीत रहे हैं, और बनारस भी मुश्किल में है। एनीवे, राहुल गांधी कहते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती थी कि अरे भाई 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, तीसरी बार बन गए, और मैंडेट बहुत अच्छा आया है एनडीए का। मैं मानता नहीं हूँ, जब विदेशी ताकतें बाहर से काम कर रही हो, विदेशी ताकतें जब इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रही है, सरकार क्या करती है? और भारत का विपक्ष उसके टील सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एजेंडा बन जाए, उसका हिस्सा बन जाए, सरकार बताए कौन सी ताकतें हैं।
ऐसे में ये जीत भी बहुत बड़ी जीत है। कौन सी मैं फिर ताकतें मानता बताइए हूं, ना विदेशी ताकतें। जब पाकिस्तान लगा हुआ हो, देश की चाइना जनता ने लगा अगर हुआ भारतीय हो, जनता पार्टी को हरा दिया तो विदेशी ताकतें लगे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस लगा हुआ हो, ऐसे में भी यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके सीटें भी लेकर भदौरिया साहब एक एक कर कार्य मानता हूँ। भदौरिया जी एक एक कर देखिए आपके बीच में जब रागी साहब ने बोला मैंने उनको टोका। भदौरिया जी बीच में नहीं देखिए भदौरिया साहब आपके बीच में जब रागी साहब ने बोला मैंने उनको भी रोका, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। संगीत रागी जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर वाजपेयी जी के पास। आपने जनता को प्रोफेसर संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं इनकी बात पूरी नहीं होगी, ये विदेशी ताकतें लेके चले जाएंगे। बताइए आप सरकार है और कह रहे विदेशी ताकतें आ गई हैं, कमाल है भाई। देखिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो सोशल इक्वेशन जितना बढ़िया से भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था संभवतः वो नहीं हुआ। अखिलेश यादव इस बार बहुत अच्छा किए। जहां तक यादवों का सवाल है तो अपने परिवार के यादवों के अलावा बाकी सबको उन्होंने किनारे लगाया और एक दूसरे प्रकार का सोशल कोएलिशन किया जिसमें कुशवाहा, कुर्मी, बाकियों को बहुत ज्यादा सिक्कर दिया। ये जो सोशल कोएलिशन था अखिलेश यादव का, वो काम किया क्योंकि अतीक अहमद की पार्टी तो उनके साथ पहले ही थी। मुख्तार अंसारी का संप्रदाय जो था उनके साथ पहले से खड़ा था। तो अतीक अहमद जिसके प्रेरणा स्रोत मुख्तार अंसारी जो है जो वोट जिहाद उनके सामने साथ साथ। अब हिंदुओं के पास को वोट जिहाद जैसी कोई चीज डेवलप नहीं हुई है। जिस दिन हिंदू वोट जिहाद जैसी शब्द अपने के लिए खड़ा कर लेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पे आपको हराया है क्योंकि आपने जनता का सम्मान नहीं हिंदू मुस्लिम की आप नहा धो करके लगता है कि नहीं आए अनुराग भदौरिया, हिंदू मुस्लिम पर अटके हुए हैं, इसीलिए जनता ने आपको और मुद्दों की बात ही नहीं है करने के लिए इनके पास। मुद्दों की बात करेंगे कहाँ ये वोट जिहाद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करेगा। वोट जिहाद जो है वो कांग्रेस पार्टी कह रही थी। वोट जिहाद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। राहुल गांधी वायनाड यदि जाते हैं तो इस्लामिक फोर्सों के सपोर्ट के लिए जाते हैं। राहुल गांधी यदि वायनाड चले जाते हैं तो पीएफआई के लिए जाते हैं। पीएफआई का उनका समर्थन प्राप्त उन्होंने कहा कि देश में इतनी निम्न स्तरीय राजनीति कभी किसी ने नहीं देखी। मांस, मछली, मुजरा, भैंस, गाय, तो राहुल गांधी के लिए भी बोला। तो राहुल गांधी भी तो राहुल गांधी पर भी हो सकता है। राहुल गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के झूठ बोले जा रहे थे। पूरे देश में माचिस लगाया राहुल गांधी ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी सारे मुजरा जैसी भाषाएं सिखाएंगे क्या? कभी जात यही कैसे प्रोफेसर हो भाई? पढ़ाते हैं तो राहुल गांधी होने पे शक हो रहा है। ये जनता के मुद्दों पे आने नहीं चाहते भाई। मैं कह रहा हूँ जनता के मुद्दों पे आइए आप। तो जनता के मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, झूठ बोलते जा रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देगा भारतीय जनता पार्टी ने आपको हराया है क्योंकि आपने किसान के मुद्दों पे बात नहीं की, आपने किसानों का सम्मान। चलिए मैं फिर आप लोग के पास वापस आऊंगा। ए के वाजपेयी जी जेपीआर के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ए के वाजपेयी जी देखिए आज ये जो बहस हो रही है या इसका जो मुद्दा है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलने वाले हैं और इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम हुई हैं 2019 की अपेक्षा और 2014 की अपेक्षा। तो आपके हिसाब से क्या कमी रह गई? क्यों बीजेपी की सीटें कम रह गई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? वाजपेयी साहब। अच्छा मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज की डेट में एक बात तो तय हो गई कि तीसरी बार अगर किसी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ली है। ये इनको क्या गलतफहमी है कि हार गए हम जीत गए। अरे भाई सत्ता में कौन आया है? एनडीए के अरे सुन लो। अरे आज भदौरिया साहब सुन लीजिए। देखिए आप सभी के बीच में बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं। कह रहे पहली बार किसी ने तीसरी बार शपथ ली हो। अरे तीसरी बार पहले कई प्रधानमंत्री ले चुके थे। अकाली दल छोड़ गया था। कितने दिन चले? आपने तो नहीं ली। वाजपेयी साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद मैं डॉली शर्मा जी से जवाब लूंगा। वाजपेयी साहब अपनी बात पूरी करिए जी। शपथ बोल देते कुछ भी टीवी डिबेट में। वाजपेयी साहब सरकार एनडीए की अरे यार सुनो यार, सुनते नहीं हो, बोले जा रहे हो बीच में, सुनो तो सही। देखिए
आपको ये मालूम, आपको जानकारी है कि नहीं है चिंता होती है एनडीए की सरकार है कि नहीं? अच्छा आज सुन तो ला, अरे वाह, इनसे ही बुलवा लो यार। नहीं भदौरिया जी भदौरिया जी थोड़ा सा आप इंतजार करिए, आप देखिए आपके पास फिर आएंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला। नहीं भदौरिया साहब ये गलत बात है। भदौरिया साहब आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप और लोगों को बात पूरी करने दीजिए। नहीं ए.के. वाजपेयी जी आपकी बारी। ए.के. वाजपेयी जी की आवाज सामने आनी थी, उसके बाद डॉली शर्मा जी। ए.के. वाजपेयी जी 2 सेकंड सुन लो। नहीं भदौरिया बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप सभी के बीच में बोल रहे हैं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। ए.के. वाजपेयी जी की बारी। नहीं भदौरिया जी बिल्कुल नहीं। देखिए आप सभी के बीच में बोल रहे हैं, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। वाजपेयी साहब आपकी बारी है, इसलिए उनको सजेशन दे रहा हूं। नहीं भदौरिया साहब मैं सजेशन आपसे आगे ले लूंगा, अभी आपकी बारी जैसी आएगी। 2 सेकंड तो बोलूंगा, इतने मैंने अपनी बात कह ली होती सर, इतने में अपनी बात कह लूंगा। वाजपेयी जी आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूं और टीडीपी वालों को भी दे रहा हूं, भैया अपनी पार्टी बचा लो, अपना स्पीकर बना लो। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं भदौरिया जी, और मेहमानों को बोलने दीजिए प्लीज। वाजपेयी साहब। अनुराग भदौरिया जी, आपसे किसी ने सलाह मांगी है? किसी ने क्या? अपनी सलाह अपने पास रखिए, अपनी पार्टी का हिसाब किताब देखिए। और दूसरी बात यह है कि एडमिटेडली एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि ये सरकार चलेगी नहीं। ये सरकार पूरे दावे के साथ 5 साल चलेगी, और उसका स्पष्ट कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश बाबू ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। आपने देखा है ना बकायदा। देखिए सुनिए इस बात को, आपको बोल रहा हूँ, पार्टी बचाए रखिएगा, स्पीकर बना लीजिए, स्पीकर बना लीजिए तीनों लोग मिलकर। मैं सही बता रहा हूँ, बात अच्छी नहीं है, आपका मित्र हूँ, आपकी छवि अच्छी नहीं बन रही है। ये छवि अच्छी नहीं बन रही है आपकी इस बात से कि बीच में बोलते रहो सबके, तो कोई आपके नंबर बन जाएंगे। बना लीजिए, कोई तथ्यों पर बात कीजिए। चुनाव हो चुका है, छोड़िए बढ़िया, आप स्पीकर बनाइए। आप क्या बेचते हैं? आपके पास क्या है बताइए जो सलाह दे रहे हो आप हमको? ये सलाह दे रहे हो बीजेपी को? 294 सीटें आई हमारे पास, टूट चुकी थी, और जनता ने दी, 2 भागों में जनता ने दी, आपका घर भी खाली करा लिया गया था। आप अपनी पार्टी की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, आपकी चिंता हो रही, कैसे मित्र हैं? हम अपने मित्र की चिंता कर रहे हैं कि भैया। भदौरिया जी देखिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। भदौरिया जी आप इतने सालों से डिबेट में बैठते हैं, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया और लोगों की बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके बीच में जब कोई नहीं बोल रहा है, आप बार बार क्यों टोक रहे हैं? मत रखिए, आप गलत कर रहे हैं विशाल जी। चलिए वाजपेयी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर डॉली शर्मा जी से मेरा सवाल है। कम से कम आप डॉली जी से सीख लीजिए भदौरिया साहब। डॉली जी देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, आप उनका भी समय खा ले रहे हैं। वाजपेयी साहब। विशाल जी हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, और विपक्ष के दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं ना, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। मोदी जी अपनी उसी पुरानी स्टाइल में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेके जो एजेंडा उन्होंने सेट किया, उस एजेंडा को पूरे करने में लग गए हैं, और वो पूरा होके ही रहेगा। डॉली शर्मा जी, ताकत उसको रोकने। डॉली शर्मा जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो कोई फायदा नहीं होने वाला है, 5 साल पूरे सरकार चलेगी, उनके पास बहुमत है एनडीए के पास। देखिए उनके पास ऐसे नीतीश जी हैं जो पहले उन्हें छोड़कर पिछली सरकार में भी गए, फिर उसके बाद वो जिस पार्टी में आए, सरकार बनाई, उन्हें छोड़ गए। उसके बाद टीडीपी, अगर ये सबको असंतुष्ट रखेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है, सीधा और साफ बताता है कि ये एक अकेला वाली ही सरकार चलने वाली है। और बहुत आप देखिएगा, ये जो अभी एक और बात वाजपेयी जी ने कही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं पूछना चाहती हूँ, सबका साथ, सबका विकास, अग्निवीर, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, अभी नीट परीक्षा का क्या हाल हुआ है, ये भी देश के बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन पर भी आप देखिए कि जनता उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने सरकार बनाई है, जनता को ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। जनता ने इस बार जो मैंडेट दिया है, आपको अधर में ला दिया है। आप ना इधर के बचे हैं ना उधर के बचे हैं, आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। जो आपने छाती ठोक ठोक कर संसद में कहा था, एक अकेला, और सारी मर्यादाएं लांघते हुए आपने न जाने कौन कौन से शब्द इस चुनाव प्रचार के दौरान कहे, मांस, मछली, मुजरा, जो देश में कभी किसी ने इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को इतने निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा। ये भी देश देख रहा है। और संगीत रागी जी तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने के बाद मैं इनसे पूछना चाहती हूं, क्या ये अपने अब बच्चों को कॉलेज में सिखाएंगे मुजरा जैसे शब्द?
वहां पर स्कूल कॉलेज में ये भाषा सिखाएंगे? हिंदू मुस्लिम, इस देश ने जो इस बार मैंडेट दिया है ये क्लियर बताया है कि आप भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश करने है। वाली भाषा, आप एक आप राहुल गांधी से क्यों नहीं बोलते हैं कि संस्कारित भाषा का प्रयोग करें? राहुल गांधी इतना कुसंस्कारित क्यों है? राहुल गांधी इतना कुसंस्कारित क्यों है? राहुल गांधी तू तड़ाक क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करने की भाषा क्या राहुल गांधी को संस्कारहीन नहीं बताता है क्या? ये दूसरों को क्यों आप बताते हैं? आपकी रोज जाकर के आपकी प्रवक्ता गाली गलौज करती है, रोज आपके प्रवक्ता गाली गलौज टेलीविजन की भाषा में करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है? मर्यादा बनाकर राहुल गांधी की भाषा क्या है? निवेदन करता की मर्यादा बनाकर मारेंगे, ये भाषा है किसी नेता का? आपको डिबेट में आने के मैनर नहीं है, कांग्रेसियों को डिबेट में बिल्कुल नहीं आने के मैनर है। मैं जब बोल आप हम पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा। आप अपनी तमीज में रहिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी हमसे नहीं कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए, समझे? आपके जैसे बहुतों को मैंने पढ़ा करके चलिए मैं फिर आऊंगा देखिए मुद्दे से हम लोग भटक रहे। डीके दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉली जी मैं फिर आऊंगा और संगीत रागी जी मैं फिर से आपके पास आऊंगा। डीके दुबे जी, मैं बिल्कुल डीके दुबे जी, मैं बिल्कुल चलिए डीके दुबे जी, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात अब से थोड़ी देर में होने वाली है। डीके दुबे जी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि हार के मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और क्या यह उनका अधिकार क्षेत्र आता है मोहन भागवत से इस मुद्दे पर बातचीत करना? विशाल जी एक बात मैं समझ नहीं पा रहा बहुत स्पष्ट करिएगा डीके दुबे जी। जो मेरा सवाल है, क्या यह उनका अधिकार क्षेत्र आता है मोहन भागवत के साथ में राजनीतिक मुद्दे पर हार की समीक्षा करना? नहीं, हार की समीक्षा तो मैंने कहा ना, एक फोरम है अलग, उसकी एक बैठक होती है, उस बैठक पर उसकी बात होगी। लेकिन ये प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस 290 से ऊपर सीटें लेकर आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ही सबने चुनाव लड़ा है, तो इसमें हार कैसी हो गई मैं समझ ही नहीं पाया। हार कहते किसको है? हार तो उसको कहते हैं जिसके हाथ में सत्ता नहीं आई। लेकिन प्री पोल क्या पोस्ट पोल अलायंसेस कोई मिले हैं क्या? दूसरी बात ये भी है कि 40 सीटें लेकर क्या वो राष्ट्रपति होने, वो प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं? तीसरी बात यह है कि 99 सीटें लेकर क्या वो बीजेपी को हराने वाले की क्लेम कर रहे हैं? क्या 2004 की सरकार में 240 सीटें थी कांग्रेस की? क्या उसके बाद 2009 की सरकार में 240 सीटें थी कांग्रेस की? सरकार चला रहे थे ना। आज आप एक नजर में ये कह रहे हैं कि नहीं साहब सरकार तो बनी ही नहीं। क्या सरकार नहीं बनी? मैं वाजपेयी जी से बिल्कुल सहमत हूं। प्री पोल अलायंस होकर आया और प्री पोल अलायंस जीत कर आया, सत्ता में बैठा प्रधानमंत्री। अब भविष्य में क्या होगा? ये भाग जाएंगे कि वो भाग जाएंगे कि वो आ जाएंगे, तो कुछ भाग जाएंगे तो कुछ आ भी जाएंगे। ये क्यों भूल जाते हैं? चलिए पंकज जी देखिए, डीके दुबे जी का कहना है कि प्री पोल गठबंधन था, प्री पोल अलायंस था, और प्री पोल अलायंस के तहत एनडीए ने बहुमत प्राप्त किया है और कांग्रेस तो 99 पे रह गई, 100 भी नहीं पहुंच पाई। तो फिर जब बहुमत इनको मिला तो इनकी हार कैसे कही जाएगी ये, और इसे आप अपनी जीत कैसे मान सकते हैं? पोल अलायंस तो 2019 में भी था। पीपल अलायंस कोई अभी थोड़ी था। इस अलायंस के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला तो एक तरह से उसकी तकनीकी हार तो है ही है, नैतिक पराजय है बहुत बुरी। और कांग्रेस की जो 99 पे रह गई पंकज जी, जो 99 पे रह गई, 100 भी नहीं प्राप्त कर पाई। हाँ ठीक है, कांग्रेस बुरी स्थिति में है। नहीं, उसकी आप हार मानेंगे या जीत मानेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कितनी हो गई? विपक्ष का भी प्री पोल अलायंस था। पंकज जी आप कांग्रेस की हार मानेंगे या जीत मानेंगे? नैतिक हार मानेंगे, नैतिक जीत मानेंगे? भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत है तो कांग्रेस की भी जीत है। अगर प्री पोल अलायंस एनडीए का बहुमत में आया है तो प्री पोल अलायंस इंडिया समूह का, उसको भी 234 सीटें मिली हैं। उस हिसाब से देखें तो काफी बढ़त है। और जो धमक थी, जो अहंकार था, उसके खिलाफ देश ने वोट दिया। ये वोट जो है ये एक विनम्र शासन व्यवस्था के लिए दिया गया वोट है, इसको समझ लें। और देखिए एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, नरेंद्र भाई मोदी को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार जो कुछ भी कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, नरेंद्र भाई मोदी के लिए सीधे कह रहा है। पंकज जी मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं इसका जवाब संगीत रागी से लेना चाहता हूँ। संगीत रागी जी, मैं देख रहा हूँ विपक्ष के तमाम जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो इन दिनों संघ के एक तरह से मतलब इनडायरेक्टली मुझे तारीफ करते नजर आ रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
पहली बात तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं, जब नरसिंह राव की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 2 से 6 सीटें आई थी। कैश फॉर वोट आपने स्कैम सुना होगा। बड़े बड़े पत्रकार जो आज गोदी मीडिया का अभियान चलाते हैं, उनके पास सीडी थी लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि तब कांग्रेस के मुंह पर पलीता लग जाता, कालिख लगी होती कि किस प्रकार से वोटों को खरीद करके संसद में अपने मेजोरिटी को प्रूव किया था कांग्रेस पार्टी ने। आज नैतिकता की बात वही लोग करते हैं। मजेदार बात है भाई, आपने आया राम गया राम की संस्कृति इस देश में किसने खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भजनलाल का चरित्र किसके पास था? ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र रहा है। तो आप नैतिकता की दुहाई तो कम से कम मत दीजिए। और अभी भाषा की ही बात चल रही थी कि आप कैसे संस्कार हैं, कैसे प्रधानमंत्री कैबिनेट के नोट को राहुल गांधी फाड़ देते थे। तू तड़ाक, अपने से 40 साल बड़े आदमियों को तू तड़ाक की भाषा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करते थे, और कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के दूसरों को संस्कार। चलिए संगीत रागी जी, फिलहाल वक्त इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अनुराग भदौरे जी, डॉली शर्मा जी, AK वाजपेयी जी और DK दुबे जी, पंकज शर्मा जी, आप सभी को बहुत शुक्रिया। आगे फिर हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल